स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको ये पता चलेगा कि कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से काफ़ी हाई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा जा रही है। यानी कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आप ईडब्ल्यूएस का सहारा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो राह है वो आसान नहीं और भी मुश्किल हो रही है। देखो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा मैं आउटलाइन बता देना चाहता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपकी उम्र जो है वो जो जनरल की एज होती है उससे ज़्यादा हो जाती है। फॉर यूपी पीसीएस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यूपी पीसीएस में जो जनरल की एज होती है वो होती है 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में। वहीं पर जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जो यूपी से हैं उनके बारे में बात हो रही है, उनको उम्र सीमा में छूट मिलती है, वो 21 से 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लेते हैं कि आपकी उम्र जो है वो 41 साल हो रही है और 41 से 45 के बीच में आपकी उम्र है और आप ओबीसी के आरक्षण के तहत यूपी पीसीएस की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तब यहाँ पर एक बदलाव, ये हालांकि पिछले 5-6 सालों पहले ही किया गया था ये बदलाव। इसमें बदलाव ये किया गया है कि ऐसी कंडीशन में जो निर्धारित सीटें हैं ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी बस अपनी ही सीटों पर फाइट करेंगे और यही वजह होती है कि ओबीसी की जो कट ऑफ होती है वो जनरल से भी ऊपर चली जाती है। तो ये जो बदलाव हुए हैं ये अभी कुछ साल पहले से ही हुए हैं, ठीक है। तो आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद ये बदलाव हुए हैं। मैं निष्पक्ष बात करूँगा यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ कि जो सीटें निर्धारित हैं ओबीसी के लिए, अगर आप उम्र सीमा का लाभ पा रहे हैं तो आपको उन्हीं सीटों पर रहना होगा जिन सीटों पर आप मतलब जो आरक्षित सीटें हैं ओबीसी के लिए या फिर एससी के लिए या फिर एसटी के लिए, ये भी है, ठीक है। तो अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको आरक्षित सीटों पर रहना पड़ेगा, ये व्यवस्था कर दी गई है। दूसरी बात फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ईडब्ल्यूएस का सहारा ले रहा है, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी जो कट ऑफ होती है वो ईडब्ल्यूएस में ही बनाई जा रही है, तो ये कट ऑफ भी कभी कभी ज़्यादा हो जा रही है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यूपी पीसीएस प्री 2023 का जो रिजल्ट जारी हुआ है अभी हाल ही में, इसका जो प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा की कट ऑफ जारी की गई है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो चलिए मैं आपको पूरी एक लिस्ट बना के देता हूँ। दोस्तों जैसे कि यूपी पीसीएस 2023 प्री का जो परिणाम आया है उसमें एग्जीक्यूटिव ग्रुप यानी कि जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी एसडीएम के लिए या फिर डीवाईएसपी के लिए चुने गए हैं, जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप होता है, उसमें अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई है। जनरल की कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर है 125, जबकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है 129 है। ओबीसी की कट ऑफ कितनी है 128 है, ठीक है। तो ये जनरल से ही ज़्यादा कट ऑफ जा रही है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। एससी की 112, एसटी की 109, फीमेल की भी कम नहीं है 124 है, फीमेल कट ऑफ भी 124 है। निबंधक आदि जो यहाँ पर विशिष्ट अर्हता वाले पद हैं उसमें भी अगर आप देखें तो जनरल की कट ऑफ 121 है और ईडब्ल्यूएस 123 है। हालांकि ओबीसी की इसमें कम है 113 है, बाकी एससी 90 है, एसटी 78 है, फीमेल की 112 है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे होंगे कि जो मुख्य पद होते हैं जैसे कि मेन चार्मिंग वाले जो पद हैं उसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ जो है ये जनरल से भी ज़्यादा जा रही है। तो इसके बारे में पूरी जो लिस्ट है वो आपको यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखने को मिल जाएगी और इसके बारे में आज के अखबारों में भी कई सारी न्यूज़ पब्लिश हुई है, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि उप निबंधक, विधि अधिकारी और विधि अधिकारी दिव्यांगजन, ये विशिष्ट अर्हता वाले पद हैं। विशिष्ट अर्हता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए, जैसे कि ये सारे पद उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो लोग एलएलबी किए हुए होते हैं, तो ये एक विशिष्ट अर्हता है। क्योंकि यूपी पीसीएस में सामान्यतः जो अर्हता होती है वो स्नातक होती है, लेकिन इन पदों के लिए आपसे एलएलबी की डिमांड की जाती है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई है, जैसे कि जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी है 121 है, एससी की 90, एसटी का 78, ओबीसी का 113, ईडब्ल्यूएस का 123 और महिला का 112। अगर बात करें यहाँ पर एक और पद होता है प्राविधिक सहायक का पद होता है, विशिष्ट अर्हता का पद है। तो इसमें क्या होता है कि जनरल की कट ऑफ ये काफ़ी कम है 80 है, एससी वर्ग का 70 है, ओबीसी का 86 है, ईडब्ल्यूएस वर्ग का 889 है और महिला वर्ग का 91 अंक इसमें कट ऑफ है। मेंस
देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फाइनल रेट तैयार होते हैं, जैसे कि प्री का तो अलग ही होता है, प्री के अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन जो फाइनल मेरिट तैयार होती है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपके मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का जो अंक होता है जोड़ा जाता है। मुख्य परीक्षा जो होती है ये कुल मिला के 1500 अंकों की होती है और 100 अंक की परीक्षा होती है, मतलब इंटरव्यू के लिए, तो कुल 1600 अंकों पर यहाँ पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि जो फाइनल मेरिट है वो कैसे तैयार की गई है, उसमें कितने अंक हैं, तो देखो यहाँ पर जो एसडीएम का पद होता है, एसडीएम उप जिलाधिकारी का जो पद होता है, तो इस 2023 में कुल 41 पद थे। इसके लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका मैक्सिमम 887 से लेकर 885 के बीच में जो अंक प्राप्त किए हैं 1600 में, वो एसडीएम बने हैं जनरल कैटेगरी में। एससी वर्ग में ये कट ऑफ गई है, मतलब एसडीएम के लिए 858 से 829, ओबीसी वर्ग में गई है 856 से 840, ईडब्ल्यूएस में गई है 857 से 847 के बीच में। उपनिबंधक के 20 पद थे, इसके लिए जो कट ऑफ गई है जनरल की वो 874 से 821 के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो उपनिबंधक चुने गए हैं। एससी की कट ऑफ 780 से 735 है, एसटी में 642 से 642, मतलब यही है 642 ही है। और इसके बाद देखेंगे तो ओबीसी वर्ग में ये जो कट ऑफ गई है वो 874 से 780 के बीच में जो अभ्यर्थी हैं तो वो आए हैं निबंधक वाले पोस्ट पर। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ये कट ऑफ 811 रही है। तो मतलब जो मुख्य परीक्षा है उसमें तो कट ऑफ थोड़ी कम है, लेकिन प्री को क्वालिफाई करना ही यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं उनके लिए मुश्किल रहा है। वहीं पर पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए अधिकतम न्यूनतम कट ऑफ, मतलब डीवाईएसपी के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। तो जनरल में जो 855 से 841 के बीच में है वो डीवाईएसपी बने हैं। एससी में 826 से 810 के बीच में जो अभ्यर्थी है वो डीवाईएसपी बने हैं। ओबीसी में 829 से लेकर 828 के बीच में जो हैं। वहीं पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 840 से 830 के बीच में जो हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फिलहाल प्री परीक्षा के लिए जो लोग क्वालिफाई करेंगे वही मुख्य परीक्षा में आएंगे। अंतिम चयन परिणाम का कट ऑफ यहाँ पर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एसडीएम के लिए कुल 41 पद थे, तो इसमें जो कट ऑफ गई है, उपनिबंधक के लिए कुल 20 पद थे जो कट ऑफ गई है, और डिप्टी एसपी के लिए इसके बाद बहुत सारे पद होते हैं। कुल 251 अभ्यर्थी अंतिम रूप से परिणाम में सफल घोषित किए गए हैं। तो वो इनकी पूरी लिस्ट जो है ये तो पहले ही आ चुकी है, क्योंकि रिजल्ट जो है पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में। 72,825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ये 2011 में आया था। हालांकि सेम विज्ञापन जो है 2011 वाला जब विज्ञापन आया था उसमें प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी और 2012 में एसपी की सरकार बनी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 2011 वाला जो विज्ञापन था इसमें टीटी के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की गई थी। फिर सरकार ने, मतलब कि जब सपा की सरकार बनी तो उन्होंने 2011 वाला जो विज्ञापन था इसको रद्द करते हुए 2012 वाले विज्ञापन को जारी किया था और इसमें एकेडमिक के आधार पर भर्ती की बात की गई थी। हालांकि जब भर्ती पूरी हुई तो 2011 के आधार पर पूरी हुई, लेकिन कुल 72,825 पद भरे नहीं गए थे। तो इसमें एक लिस्ट आई थी 12,091 की, इसमें वो लोग शामिल, देखो इसमें क्या था कि कुछ अभ्यर्थी थे वो कोर्ट गए थे, कोर्ट से ये आदेश आया था कि जो अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करवा पाए हैं तो उनसे प्रत्यावेदन लिए जाएं और प्रत्यावेदन लेकर एक लिस्ट तैयार की जाए। तो 12,091 की एक लिस्ट तैयार हुई थी और ये लिस्ट काफ़ी चर्चा में रही थी। हालांकि इसमें से कुछ लोगों को नियुक्ति भी शायद मिली थी और अब ये जो लिस्ट थी इसको चैलेंज किया गया था और एकल बेंच से आदेश आया था कि इनकी काउंसलिंग करवा के इनकी नियुक्ति दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस लिस्ट को एक तरीके से रद्द कर दिया गया है। तो इसके बारे में ये न्यूज है कि भर्ती में 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का नहीं दे सकते आदेश। जूनियर बेसिक स्कूलों में 12,091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों के काउंसलिंग का मामला। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पारित एक निर्णय में 30 नवंबर, ये जो विज्ञापन जारी हुआ था ये 30 नवंबर को जारी हुआ था। तो ये देखो बेसिक स्कूलों के लिए था, जूनियर के लिए नहीं, इससे कोई संबंध था। और संख्या जो थी वो 72,825 थी। गलतियाँ हो जाती हैं अखबार वालों से। तो इसमें क्या हुआ था, जो 12,091 की लिस्ट थी ये लिस्ट काफ़ी चर्चा में रही थी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसमें क्या हुआ था कि सिंगल बेंच की ओर से कहा गया था, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की ओर से कहा गया था कि इनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। लेकिन
सरकार ने इस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उच्चतम न्यायालय की ओर से बनाई गई 12,091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों को बुलाकर फिर से काउंसलिंग कराने के एकल न्यायाधीश के आदेश को सही नहीं माना है। तो न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड की विशेष अपील को मंजूर कर एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया है। मतलब ये है कि 12,091 को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह कहा है कि 13 वर्ष बाद इस प्रकार से काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया को सही दिया है। मतलब उन्होंने माना कि जो 72,825 की शिक्षक भर्ती हुई है वो सही तरीके से हुई है। दोनों विशेष अपीलों पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति SQH रिजवी की खंडपीठ ने कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को आदेश इसका आया है और आदेश में सरकार की विशेष अपील मंजूर कर ली गई। यूपी सरकार की ओर से अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे, बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कुष्मांडा साई ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दाखिल की थी। कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 व बाद में इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल अवमानना केस में 13 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा प्रशिक्षु शिक्षकों की संपन्न की गई भर्ती को सही मानते हुए अवमानना का वाद खत्म कर दिया गया था। ऐसे में 2011 की भर्ती को लेकर फिर से शेष बचे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का एकल जज की ओर से निर्देश दिया जाना ये गैर कानूनी है। वहीं अभ्यर्थी विनय पांडे और अन्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, HN सिंह और RK ओझा, अनिल तिवारी का कहना था कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो सार संक्षेप है वो यही है कि आदेश आ चुका है और 12,091 की जो लिस्ट है उस पर नियुक्ति देने से लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 29 अप्रैल से शुरू होकर 17 मई तक चलेगा और इसके बारे में UPSSC की वेबसाइट पर विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि प्रतिदिन 2 पालियों में 150 अभ्यर्थी बुलाए गए। मतलब प्रतिदिन 300 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगले परीक्षण के लिए योग्य अभ्यर्थी अपने सभी आवश्यक शैक्षिक, मतलब ये सारी जो जानकारियाँ हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लखनऊ के आदित्य बने हैं UPSC के टॉपर। UPSC का जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया गया है और इसमें देखेंगे तो टॉप रैंक पर आदित्य श्रीवास्तव हैं और दूसरे स्थान पर अनिमेश प्रधान हैं, उड़ीसा के हैं। तीसरे स्थान पर डोनेरू अनन्या रेड्डी हैं। चौथे स्थान पर गोरखपुर की नौसीन है और यहाँ पर आजमगढ़ की जो आकांक्षा सिंह हैं ये भी हैं शामिल। तो टॉप 10 की जो सूची है ये आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है। एक भीषण जिज्ञासा और एक कड़े डिसिप्लिन का परिणाम होता है कि अभ्यर्थी जो हैं वो इस कड़ी परीक्षा को क्रैक कर पाते हैं। अगर हम बात करें जो टॉपर हैं आदित्य, उनके बारे में बात करें तो इन्होंने IIT कानपुर से BTech किया हुआ है और MTech के बाद 1.5 साल बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की थी। 2021 में आदित्य ने 450वीं रैंक हासिल की थी। अब वो पश्चिम बंगाल में ट्रेनिंग IAS हैं। तो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं फ्रेंड्स और यहाँ पर मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि छुप के पढ़ो। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें चौथी रैंक पर जो हैं कोच्चि के सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल राम कुमार और उनका परिवार उस समय चौंक गया जब उन्होंने टीवी पर बेटे सिद्धार्थ की उपलब्धि का समाचार देखा। सिद्धार्थ ने सिविल सेवा में चौथी रैंक हासिल की। पिछले साल 121 रैंक हासिल करने के बाद वो अभी IPS का प्रशिक्षण ले रहे हैं। राम कुमार ने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि सिद्धार्थ जो परीक्षा में बैठा था। तो फ्रेंड्स इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा बाद में। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।